नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। आज का ये व्लॉग बेसिकली है कैसे आप गिव अप ना करें अपनी लाइफ के ऊपर या अपने बच्चों की लाइफ के ऊपर। आज की जो स्टोरी है दोस्तों, वो मैं अपने पापा से पूछ रहा हूँ, अपने छोटे भाई के बारे में, जो कि पैदा हुआ था तो नॉर्मल था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि हमारी पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई। और आम तौर पे अगर किसी घर में किसी बच्चे को ऐसी बीमारी हो जाए जो मेरे छोटे भाई को हुई, तो वो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन मेरे पापा और मम्मी ने ये चीज़ नहीं किया। तो उसका क्या रिज़ल्ट हुआ और कैसे मेरा भाई इस परेशानी से बाहर निकल कर के अपनी लाइफ में और करियर में क्या कर पाया, आइए आज के ब्लॉग में देखते हैं। आज मैं, पापा और मम्मी यहाँ पर बैठे हैं और मैं पापा से पूछ रहा था कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई छोटे थे, मेरी बहन तो बहुत बाद में पैदा हुई, जब मैं 12th में पहुंच गया उसके बाद। तो लेकिन मेरा छोटा भाई, उसके बारे में मैं चाहूँगा पापा कुछ बताएं, क्योंकि मेरी लाइफ से उसकी लाइफ बहुत अलग है। उसके स्ट्रगल्स मुझसे कहीं ज़्यादा और अलग टाइप के थे, लेकिन वो सारे के सारे स्ट्रगल्स तो मेरे पेरेंट्स ने ही झेला है। एक्चुअली वैसे तो हम लोग गांव के हैं, किसान थे। हमारी पढ़ाई होने के बाद हमने जब ज्वाइन किया था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक फर्टिलाइजर प्लांट जहां यूरिया और अमोनिया बनाते हैं वो लोग, उसमें हमें नौकरी मिल गई थी। मैं करीब 4-5 साल तक गुजरात में नौकरी किया। वहीं पर हमारा बड़ा लड़का तुम पैदा हुए थे। तो वहाँ से 1979 में हम लोग ट्रांसफ़र हो करके इफ़को फूलपुर में चले आए। फूलपुर हमारे गांव से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है। और इंदिरा गांधी ने उसको 1974 में उसका इनाग्रेशन किया था। तभी हमें उम्मीद हो गई थी कि अब गांव के पास इफ़को आएगा, हमें ट्रांसफ़र मिल जाएगा। हम लोग बड़े खुश हो गए थे और वापस ट्रांसफ़र हम लोगों का हुआ भी। हम चले आए इफ़को फूलपुर में, वहाँ पर रहने लगे कॉलोनी में। कॉलोनी की लाइफ तो बड़ी कंफर्टेबल होती है। वहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी ख़रीदना हो, कुछ करना हो, तो वहाँ जो लेडीज़ होती हैं वो अपना मैनेज कर लेती हैं, जब तक कि कोई बड़ी चीज़ ना खरीदनी हो। और कॉलोनी कंपनी से पास में ही थी, तो वहाँ से हम लोगों को अप डाउन करने में 5 मिनट लगते थे। स्कूटर था उस समय हमारे पास, तो हम चले जाया करते थे। वहाँ पर ये दूसरा वाला लड़का, तुम्हारा जो भाई है बब्बू, वहाँ पर पैदा हुआ। जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन मैं इलाहाबाद में था। हमारा छोटा वाला बेटा हुआ उस दिन हमारे हस्बैंड हड़िया गए थे। प्रकाश हमारा एक देवर है, उसका एडमिशन कराने के लिए। नहीं, घर में नहीं थे। जैसे ही मेरा पेट दर्द होने लगा, ये आए तो फिर मेरा दर्द हुआ, मैं मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो ये तुरंत अपना रखे और चले गए हॉस्पिटल गाड़ी लाने। इतने में मेरा छोटा वाला लड़का घर में ही पैदा हो गया। फिर आए तो फिर जब उठा करके नर्स बगल में रहती थी, ले करके चले गए हॉस्पिटल। वहाँ टाका उका लगे, लेकर के आए 1-2 घंटे में फिर घर पे। ऐसे बच्चा हमारा छोटा वाला घर में ही हुआ था। वो वहाँ पैदा हुआ, करीब 1-1.5 महीने हुआ। उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम बना गांव जाने का। ठंडी का महीना था, हम लोग गांव चले गए। गांव गए तो उस समय हमारे छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी भी यहाँ कॉलोनी में रहते थे हमारे साथ ही। तो चूँकि वो थी, तो हमने बहुत ज़रूरी नहीं समझा कि इनका वहाँ गाँव से वापस कॉलोनी में आ जाएं। कुछ दिन गांव में रह लें, ऐसा मैंने सोचा था, और वहाँ हमने इनको छोड़ दिया। लेकिन करीब 1-आध महीने के बाद ठंडी के मौसम में इनको सर्दी लग गई, तुम्हारी मम्मी को। और वो दूध पीता था, ब्रेस्ट फीडिंग होती थी, तो बब्बू को भी सर्दी लग गई और इतनी अधिक लग गई कि उसे निमोनिया हो गया। उसको घर वाले ले जा कर के लोकल टाउन में, वहीं पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर कुछ इलाज कराए थे, लेकिन वो कुछ इलाज यूज़फुल नहीं था। तो जब नमूना हो तो मेरी सास उसको नज़र झरवाई, ले जाकर नज़र झरवा करके फिर लेके आए। फिर हम रोने लगे, क्योंकि इसका हाथ पैर मतलब फिर पापा को मतलब फ़ोन भी उस समय नहीं था कि मैं फ़ोन करती। फिर ये मतलब आए घर पे, तो फिर हम कहे कि ले चलिए इसको, हमको दिखाएं कहाँ। मैं ही ले करके, मैं और मेरे जेठ और मेरी सास हमको फूलपुर लेके गई छोड़ने के लिए, कि छोड़ देते हैं, ये लोग अपना इलाज कराएंगी। फिर वहाँ से घर से हम लोग पैदल गए, पैदल से भदोही गए और स्टेशन, मतलब सुबह 8 बजे के निकले
अपर इंडिया कौन सी गाड़ी आती है 4 बजे शाम को 4 बजे हम उस गाड़ी से पहुँचे। 8 बजे रात हम लोग कॉलोनी पहुँचे, फूलपुर का 5 बजे पहुँचे। फिर उसके बाद हम कॉलोनी पहुँचे तो वहाँ से दूसरे दिन हम लेकर के आए इलाहाबाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उस समय वो थे। कॉलोनी में आने के बाद हम उसको लेकर के गए इलाहाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट क्या बल्कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, हेड वही थे वहाँ पे, पीडियाट्रिशियन वीके अग्रवाल थे। तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, उसका बुखार उतर गया, ट्रीटमेंट ठीक हो गया। फिर उसको हम लोग जब कॉलोनी ले आए तो उस समय बात ये हो रही थी कि चूँकि ये गांव से बिना मुहूर्त के आई थी, तो मान्यता ऐसी थी, पुराने ज़माने की मान्यताएं होती हैं, तो दिशाशूल में या बिना मुहूर्त के आई हैं, तो मेरे ख्याल में कॉलोनी में रहना ठीक नहीं था। तो हम इनको ले जाके फिर से गांव में पहुंचा दिए कि चलो 10-20 दिन वहाँ रह लेना, उसके बाद आना। फिर पहुंचाए तो वहाँ दोबारा उसको निमोनिया हो गया, दोबारा हुआ तो खैर फिर से वापस आए, ले जाके ट्रीटमेंट कराए। लेकिन ट्रीटमेंट तो हो गया, वो निमोनिया उसका ठीक हो गया। उस समय हम लोगों को कुछ खास पता भी नहीं चला क्योंकि उसकी उम्र रही होगी मेरे ख्याल में। तो जो ट्रीटमेंट हुआ था उसका करीब 2 बार निमोनिया हुआ था, 3 महीने का था, फिर 5-6 महीने का था तब, तो उस समय नहीं पता लगा। लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीना जब बीता तो हम लोगों को थोड़ा सा डाउट होने लगा कि ये सुन नहीं रहा है। पापा, क्या बब्बू की जो कान में खराबी हुई थी वो क्या बचपन से, उसका पैदाइशी से उसके कान खराब थे? नहीं, एक्चुअली बचपन से तो थे लेकिन पैदाइशी नहीं थे। वो जब भी हमने बताया था अभी तुमको कि जब वो 3 महीने का था तो उसको निमोनिया हो गया था, फिर रिपीट कर गया था निमोनिया उसको जब 6 महीने का था दोबारा। तो उस समय उसका ट्रीटमेंट हुआ था चिल्ड्रन हॉस्पिटल इलाहाबाद में। एक डॉक्टर वीके अग्रवाल थे, बहुत रिनोन्ड डॉक्टर थे वो, उन्होंने ट्रीटमेंट किया था। तो हम लोगों को कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी दवाई का एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकता है। लेकिन बाद में मैं जब एक्सप्लोर करने लगा कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट दिला पाऊँ, अगर हो सके तो उसका कान ठीक हो जाए, इसके लिए हमने यूएसए में लॉस एंजलिस में एक डॉक्टर विलियम हाउस थे जो ईएनटी के सर्जन थे, उनसे कम्युनिकेट किया। और उनसे कम्युनिकेट करने के बाद हमने उनको जो प्रेस्क्रिप्शन था डॉक्टर वीके अग्रवाल का वो उनको भेजा था। तो उन्होंने हमको बताया था कि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो हुआ है, जो इनको ये इंजेक्शन दिया गया है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है और इसी वजह से वो कुछ हाँ ऐसे ही कुछ था, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये निमोनिया को ट्रीट करने के लिए उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए थे। और उसकी वजह से तो बाद में मैं जा कर के डॉक्टर वीके अग्रवाल को उनसे कहा कि सर आपने ये ट्रीटमेंट दिया है, क्या आपको पता है कि इससे एडवर्स इफ़ेक्ट कुछ हो सकता है कानून के? तो पहले तो उन्होंने हमको सीधे से डांट दिया और बोला कि आप क्या समझते हो, हम बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, हमने जो ट्रीटमेंट दिया है वो ठीक दिया है, भाग जाओ यहाँ से। तो थोड़ा मुझे भी ख़राब लगा क्योंकि ये किसी और का केस नहीं था, मेरे बेटे का था और उसकी ज़िंदगी से कनेक्टेड था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हमारे पास डॉक्टर विलियम हाउस लॉस एंजलिस के जो हैं उनसे कम्युनिकेट हमने किया है और उनके हमारे पास वो आए हैं, कम्युनिक आया है, लेटर उन्होंने हमें दिया है, हम इसको लेकर के अब आपके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे। तब उन्होंने हाथ पैर पकड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहते कि किसी के बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो, लेकिन अब इसमें हो गई है, तो अगर आपको इससे कुछ एडवांटेज मिलता हो आप हाई कोर्ट में जा कर के, तो हम क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो उससे पता हम लोगों को लगा कि इसका कान जो ख़राब हुआ था वो ये प्रॉब्लम थी। हम लोगों को तो ऐसा लगा कि हालांकि हम लोगों ने बहुत लोगों से बताया नहीं, लेकिन मन ही मन इतने ज़्यादा दुखी थे, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था क्या करें। फिर 2-4 महीने के बाद कंफर्म हो गया कि वो नहीं सुन रहा है। हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए सोचा, जगह जा कर के दिखाने की कोशिश की, बल्कि झाड़ फूँक या किसी बाबा के यहाँ जाना, या 2 बाबा को बताया था? एक बाबा थे, देवरावा बाबा थे, उस समय वो गंगा जी के किनारे ये मेला में आए हुए थे, तो हम लोग उनकी ब्लेसिंग के लिए गए कि शायद इनके आशीर्वाद से ठीक हो जाए। हालांकि हमें इतना बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन फिर किसी ने हमको बताया कि वहाँ पास में ही अभी इसमें इलाहाबाद में जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ अगर जाने लगे तो एक गांव पड़ता है पीपल गांव,
तो किसी ने बताया वहाँ पर एक आदमी है जो पानी देता है, और उस पानी को छू लेने के बाद जब वो दे देता है तो ट्रीटमेंट हो जाता है। किसी को कोई भी बीमारी हो तो हम लोग 2-4-6 बार वहाँ भी गए, हालांकि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट के पीछे हम लोग पड़े रहे, कोशिश किया हम लोगों ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में, जगह जगह जा कर के दिखाया। आखिर में एक इलाहाबाद के जो ENT के हेड थे SR सिंह, उन्होंने हमको एक बात बताई जो कि मेरे समझ में भी आई। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, अगर पैसे से किसी का कान खरीदा जा सके तो ये कोई भी लड़का डेफ नहीं रहेगा। लोग अपना घर बार खेत बाड़ी बेच करके अपने बच्चे को ठीक करा लेंगे। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, आप किसी तरह से बच्चे को पढ़ने लिखने में हेल्प कीजिए, इसको डेवलप कीजिए, ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। खैर हम लोगों ने उसका एडमिशन कराया। यहाँ इलाहाबाद के ही एक डेफ एंड म्यूट स्कूल था उसमें, और 3री-4थी क्लास तक वहाँ पढ़ता रहा। एक वहाँ के टीचर थे जो आकर के उसको स्पीच थेरापी करते थे, उसको बोलना सिखाते थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत की और थोड़ा थोड़ा वो बोलना सीख गया, लिप रीडिंग करके, ऐसे सुन के नहीं। फिर हम लोगों के मन में ये ख्याल आया कि अभी यहाँ पर ये स्कूल हो सकता है 5वीं-6वीं तक है, इसके आगे इसकी कैसे पढ़ाई हो। और तुम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बड़ा वाला तुम बड़े लड़के थे, तुम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इसमें आपको कभी ये नहीं लगा कि वो सुनता बोलता नहीं है तो उसका फ्यूचर एकदम कुछ है ही नहीं, क्या फ़ायदा उसको पढ़ा लिखा करके, गूंगा बहरा है, हैंडीकैप है? नहीं, हमको ये तो लगता था ज़रूर। कभी भी जब हम उसको देखते थे, उसके बारे में सोचते थे, तो हमें हमारे गांव में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो डेफ हैं, और भी सराउंडिंग में हमने डेफ लड़कों को देखा है। तो हमें वही पिक्चर नज़र आता था कि ये लड़के कुछ नहीं कर सकते, इनका ग्रोथ नहीं होगा, ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ों से डर तो लगता था, लेकिन ये था कि अगर हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इसकी लाइफ ज़रूर बेहतर हो सकती है। हमारे को ब्रदर जो थे, हमारे वाइफ के बड़ी सिस्टर, उनके हस्बैंड उस समय बॉम्बे में डॉन बॉस्को स्कूल में टीचर थे, पढ़ाया करते थे साइंस और मैथ्स के, जो अक्षय कुमार को भी पढ़ाए हुए थे, और अक्षय कुमार उनकी बड़ी इज्जत करता था, बड़ा सम्मान करता था। हम लोग बॉम्बे एक बार विज़िट किए, उसी पीरियड में हमारा सिलेक्शन हो गया था एडनॉक में, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी का क्रूड प्रोसेसिंग प्लांट है, उसमें मुझे असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन मिल गई थी, तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। बॉम्बे जब मैंने विज़िट किया हमारे को ब्रदर को, तो उन लोगों ने हमको सलाह दिया कि आप इलाहाबाद में बच्चों को लेके पढ़े हैं, इससे अच्छा तो आप बॉम्बे आ जाइए, यहीं पर आपके बड़े बच्चे को इस डॉन बॉस्को में पढ़ा लीजिए। छोटे वाले को भी यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये बात हमारे समझ में आई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बॉम्बे मूव कर जाएंगे। तो हालांकि बहुत आसान नहीं था बॉम्बे जा कर के और वहाँ पर इस्टेब्लिश होकर के रहना, क्योंकि इलाहाबाद में उस पीरियड में हम लोगों ने अपना एक मकान बना लिया था, और उस मकान से भी हम लोगों को बड़ा अटैचमेंट हो गया था, छोड़ना नहीं चाहते थे। वहाँ लाइफ कंफर्टेबल थी, लेकिन ये देख करके कि अगर यहाँ रहेंगे तो बच्चों की ग्रोथ के लिए शायद उतना अच्छा नहीं होगा, हम लोगों ने डिसाइड किया और बॉम्बे मूव कर गए। बॉम्बे आप मुझको पढ़ाने के लिए गए थे या बब्बू को पढ़ाने के लिए गए थे? सच्चाई पूरी ये नहीं है। हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर लड़के को डेवलप करना है, चाहे बड़े लड़के को या छोटे लड़के को, तो बड़े लड़के को ले जाएंगे तो हो सकता है उसकी अच्छी पढ़ाई तो वहाँ होगी, क्योंकि वो डॉन बॉस्को में थे और डॉन बॉस्को बहुत अच्छा स्कूल भी था। यहाँ जब इलाहाबाद रहती थी, घर तो हमारा बना ही था, लेकिन गांव से लोग आते थे, गेस्ट बहुत आते थे, न बच्चा पढ़ पाता था न, और मैं गेस्ट के ही सेवा करती रहती थी, इसलिए मैं इनको बार बार प्रेशर देती थी कि इसको पढ़ाने के लिए चलो कम से कम एक सुनता बोलता नहीं, एक तो सुनता बोलता है, उसको कायदे से पढ़ा दें। तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा तक इनको फोर्स करती थी बॉम्बे जाने के लिए। तो ये सारी इस तरह से सिचुएशन बनती गई और वो इस फेवर में हुआ कि हम लोगों को बॉम्बे जाना चाहिए, और फिर हम लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए। वहाँ जा कर के डॉन बॉस्को में तुम्हारा एडमिशन हो गया, और जैसा हम लोगों ने सोचा था उसी हिसाब से उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे को ब्रदर ने, और तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा रहा, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी से हो गई। इसके लिए बेहतर ये हो गया कि चूँकि हम लोग बॉम्बे में थे, बड़ी सिटी थी, वहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स थे, और वहाँ पर हमने इसको ले जा कर के ट्रीटमेंट की कोशिश की। तो एक चीज़ समझ में आई कि कॉकलियर इम्प्लांट अगर हो जाए
तो हो सकता है स्पीच थेरापी करा के। कॉकलियर इम्प्लांट होता है कान के ऊपर में, हमारा एक टेम्पल जो होता है वहाँ पर बोन को ड्रिल करके ये लोग एक इंडक्शन कॉइल जैसा कपलिंग लगा देते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। हेयरिंग कैनाल है जो, जिसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, हाँ, उस कैनाल में ढेर सारे हेयर सेल्स होते हैं, तो उसको ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देता है सिंगल इलेक्ट्रोड से। तो हमने वहाँ इसको जसलोक में हॉस्पिटल में ले जा कर के टेस्ट वगैरह कराया था, तो उन लोगों ने कहा हो तो सकता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हम लोगों को कुछ उतना इनकरेजिंग नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होगा। तो उन लोगों ने भी हमको सजेस्ट किया कि अगर आप इसको किसी तरह से पढ़ा सकें तो बेहतर होगा। तो हम लोगों ने फिर उधर की तरफ ज़्यादा अपना अटेंशन दिया। घर में या कभी कभी ले जा कर के स्पीच थेरापी तो कराते थे, लेकिन हम लोगों ने ले जा कर के उसको एक डेफ एंड म्यूट स्कूल है वहाँ पर मझगाँव डाक में, वहाँ पर इसको एडमिट करवा दिया। और ये शायद अच्छा था पढ़ने में और स्मार्ट था, इसने वहाँ से पढ़ाई करी और 10वीं में इसके करीब 87% मार्क्स आए। तो उसको बहुत सारे लोगों ने अवार्ड दिया, रिकॉग्नाइज़ किया, और उसी पीरियड में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया MBBS में। बब्बू जब उस स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये कराटे की भी उसने प्रैक्टिस करी, वो भी सीखा। वो सब देख कर के हम लोगों को लगता था कि इसमें कुछ स्किल तो है, लेकिन अभी भी हम लोगों को कुछ ऐसा रूट नहीं मिला था कि जिसके थ्रू वो बहुत डेवलप कर पाता है। तो हम चूँकि इंजीनियर थे, हमें समझ में आता था कि अगर किसी तरह से ये कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो हो सकता है कहीं पर इसको नौकरी वोकरी मिल जाए। 10th जब ये पास हो गया, हाई स्कूल पास हो गया, तो हमने इसको वहीं पर एक 5 रास्ता बोल करके जगह है, वहाँ पर इसका एडमिशन करा दिया, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें ITI का सर्टिफिकेशन देते हैं फिटर ट्रेड के लिए। इसको वहाँ एडमिशन मिला, 2 साल तक इसने वहाँ पढ़ाई करी। और वो पढ़ाई करने के बाद अब हम लोग इस चक्कर में पड़े कि इसको कोई कहीं पर जॉब मिल जाए, क्योंकि बिज़नेस तो ये उतना अच्छा कर नहीं सकते थे और बिज़नेस का हम लोगों का कुछ वो भी नहीं था, हम लोगों के हाँ एक्सपीरियंस भी नहीं था, हम लोगों को आइडिया भी नहीं था। नौकरी के लिए सोचने लगे। नौकरी के लिए कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो इफ़को में डायरेक्टर वगैरह थे, उनसे हमने कहा भी 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि इफ़को में कोई ऐसा अभी रिजर्वेशन का क्लास नहीं आया है, आएगा तो हम इसको ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन और उसी पीरियड में हम लोग वहाँ से इलाहाबाद शिफ्ट कर गए, क्योंकि बेसिकली तुम्हारी पढ़ाई हो गई थी और इसका भी ITI हो गया था। अब हम लोगों को बॉम्बे में रह कर के नौकरी की बात और इलाहाबाद में रह के नौकरी ढूंढना दोनों करीब करीब एक ही जैसा था। तो हम लोग वहाँ से इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद में आने के बाद उसकी हमने शादी कर दी। हम लोग ये सोचते थे कि अगर इसको कोई नॉर्मल सुनने वाली लड़की मिल जाए तो इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड है तो हो सकता है लड़की ऐसी ना मिले। तो एक लड़की मिल गई जो नॉर्मल थी, तो हम लोगों ने इसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद एक इसको बेटी पैदा हुई, फिर एक बेटा पैदा हुआ। लकीली भगवान का ब्लेसिंग था कि जिस दिन इसको ये बेटा पैदा हुआ उसी दिन इसका सिलेक्शन हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में, NTPC में एज ए मैकेनिकल टेक्नीशियन। इसको जब वो वहाँ जाके ज्वाइन किया तो हमको ऐसा लगा कि जैसे मेरा बेटा IAS हो गया, क्योंकि एक लड़के को एक रास्ता मिल जाना, और वो भी ऐसे लड़के को जो हियरिंग इम्पेयर्ड था, जिसके लिए हम लोग इतने ज़्यादा दुखी थे कि ये अपनी जीविका कैसे चलाएगा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात थी। उसको कॉलोनी में एकोमोडेशन मिल गया। अब यहाँ बात ये आती है कि इस लड़के की पढ़ाई वहाँ जो हुई है बॉम्बे में, उसमें मेन रोल रहा है इनकी माँ का, क्योंकि मैं नौकरी करता था एडनॉक में, वहाँ पर मैं 4 हफ्ते काम करता था, 4 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिलती थी, इसलिए मेरा उतना ज़्यादा सपोर्ट कि बस डेली वहाँ पर इन लोगों को अटेंड कर सकूँ नहीं था, और सारा का सारा इनकी माँ को था। और इनकी माताजी ये ज़रूर चाहती थी कि हमारे दोनों लड़के इस तरह से काबिल बने कि चाहे हम भूखे रह जाएं, चाहे कितनी भी हमें तकलीफ़ हो जाए, लेकिन हमें हमारे बच्चे डेवलप होने चाहिए। तो इनकी मेहनत की वजह से वो 10th पास हुआ, इनकी वजह से वो ITI भी किया, और जब उसको नौकरी मिल गई तो वहाँ पर भी ये रुकी नहीं। शी वाज सो हंग्री ऑफ द सक्सेस, वो इतनी ज़्यादा सफलता की इन्हें भूख थी। उन्होंने कहा कि भले तुमको नौकरी मिल गई है, लेकिन मेरा ये एम नहीं है कि तुम
ITI करके एक टेक्नीशियन बने रहो, तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर है तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुछ उसी लेवल के बनो। लेकिन अब ये है कि हम लोगों को तो कोई रास्ता दिखता नहीं था, इनको पता नहीं कहाँ भगवान ने कैसी दृष्टि दी थी, इन्होंने इतना फोर्स ही किया और इलाहाबाद से ही उसको इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाया। 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन चूँकि उसने ITI किया था इसलिए लैटरल एंट्री मिली उसको और 2 साल में उसने डिप्लोमा कर लिया। और उस डिप्लोमा के करने के बाद उसने जब जा कर के उस सर्टिफिकेट को NTPC में सबमिट किया तो NTPC ने उसको जूनियर इंजीनियर बना दिया। और इसकी सफलता का जो श्रेय है ये उस लड़के को तो जाता ही है, लेकिन अधिक श्रेय इनकी माँ को जाता है, क्योंकि शायद मुझे इतनी सोच नहीं थी कि मैं उसको डिप्लोमा करा पाता। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि ये लड़का हियरिंग इम्पेयर्ड है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ये कैसे डिप्लोमा करेगा। 1-2 बार मैंने इनकी माँ से कहा भी कि तुम ये सब क्या कर रही हो, कैसे कर पाएगा। तो उन्होंने कहा जो लड़का 10वीं पास कर सकता है 87% मार्क्स ला के और ITI कर सकता है, डिप्लोमा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन इनकी भूख वहाँ भी नहीं रुकी, इन्होंने उसको कैसे भी करके BTech की डिग्री दिलवाई। उसने उसके आगे पढ़ाई करके उसी कॉलेज से उसने BTech किया, जिसका एडवांटेज उसको NTPC में मिला और आज वो मैकेनिकल इंजीनियर है। और यहाँ एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि उसके वजह से आज जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हम लोग अवेल करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो NTPC रिएम्बर्स करता है। वो और मेरी पत्नी ये दोनों लोग कभी कभी मैंने देखा था बॉम्बे में थे तो चेस खेला करते थे। तो कभी इनकी माताजी जीत जाती थी, कभी वो जीत जाता था, जबकि वो बहुत छोटा था। तो इन्होंने हमसे एक दिन कहा कि ये चेस बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मैंने इनकी बातों को अनसुना कर दिया कि ठीक है खेलता है तो खेलता है, बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं। तो लेकिन इन्होंने उसको इनकरेज किया कि तुम चेस अच्छा खेलते हो, तुम चेस की प्रैक्टिस करो। और इनके सपोर्ट से और इनके कहने से, इनकरेज करने से वो चेस खेलता रहा। और रिज़ल्ट क्या हुआ कि 2016 में और अभी रिसेंटली 2026 में वो हियरिंग इम्पेयर्ड का जो चेस चैम्पियनशिप हुआ था तो ऑल इंडिया में वो फर्स्ट रैंक उसको अचीव हुआ है। तो यहाँ ये हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग तो समझते हैं कि कोई भी लड़का जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेरेंट्स की कमी है। ज़रूरी वहाँ पर है कि हमारा जो माइंड की लिमिट होती है वही हमको आगे बढ़ने से रोकता है, या वही हमको कोशिश करता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिजिकल लिमिट नहीं होती। अगर आदमी नहीं सुन रहा है या उसका पैर ख़राब हो गया, हाथ ख़राब हो गया, आँख ख़राब हो गई, तो हमारे ख्याल में वो लिमिट नहीं करती है कि उसकी ग्रोथ आगे ना बढ़ सके। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये हम लोगों से कम्युनिकेट करता है तो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है। अभी इसके लाइफ के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि धीरे धीरे याद आने पर बात होगी, चर्चा होगी तो हम तुम्हें बताएंगे। इसमें ये जो डुओ था मदर और सन, इन लोगों ने मिल करके जो कुछ किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है।